पैनल हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुका है। प्रोफेसर शशि शेखर सिंह सर हमारे साथ आ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। दरअसल नेताजी मुलायम सिंह यादव को लेकर के भारत सरकार की जो सूची आई पद्म पुरस्कारों की, उसमें उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब राजनीतिक हलके में इस चीज की चर्चा तेजी से हो रही है कि ये जो है वो भाजपा की नई रणनीति है, जिसके तहत वो ओबीसी वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। तो क्या इस तरीके के सम्मानों को भी राजनीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए सर? जी, धन्यवाद राम प्रकाश जी। पहली बात तो ये है कि राजनीतिक पार्टियां शासन करती हैं, प्रशासन जब राजनीतिक पार्टियां करेंगी तो राजनीति हर चीज में होगी। जो नागरिक सम्मान दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, उसमें भी राजनीति हो सकती है, होती रही है और आगे भी होगी। एकदम निरपेक्ष भाव से इसको देखा नहीं जा सकता है, इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। रही बात की जो घोषणा हुई है, उसमें मुलायम सिंह यादव जी का नाम होना कईयों के लिए आश्चर्य का भी विषय है और कई प्रकार की राजनीतिक संभावनाओं को भी लोग देख रहे हैं। इस संबंध में मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, मुलायम सिंह यादव जी का देश के रक्षा मंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने, उनकी जो प्रारंभिक पहचान थी वो समाजवादी नेता के रूप में, और जनता पार्टी जब बनी थी तो जनता पार्टी में भी वो समाजवादी नेता के रूप में थी। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी जब बनी तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि शायद ये पार्टी जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी पार्टी है, या फिर एक और जाति विशेष को यानी यादवों की पार्टी है। इस तरह का प्रोजेक्शन जो है दिया जाने लगा, प्रोजेक्ट इस प्रकार से होने लगा राजनीति। अब रही बात कि मुलायम सिंह यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों पद्म विभूषण दिया और ये मांग की उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, तो मांग तो होती ही है और कुछ हद तक कई बार आप उचित भी मान सकते हैं कि मांग की गई है। और जिस सेक्शन से ये मांग होती है, अगर वही सेक्शन पार्टी का या परिवार का या उन्हीं के दलों का है या दल का है, तो निसंदेह उसमें लगता है कि ये मांग उनके द्वारा की जा रही है। क्या यह मांग जनता के द्वारा आ रही है, यानी एक आम जन समुदाय के द्वारा क्या मांग की जा रही है? क्या देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रारंभ की उनकी राजनीति और अंत तक जो उनकी राजनीति आई, और फिर अब मरणोपरांत जो उनको पद्म विभूषण दिया गया है। 2019 में जिस प्रकार से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए संसद में, लोकसभा में उनकी सरकार द्वारा 2019 में जीत कर आए और जिस प्रकार की शुभकामना दी थी, तो एक संभावना ये व्यक्त की गई कि भाई आखिरकार नरेंद्र मोदी के विषय में विपक्ष का इस कद का नेता इस प्रकार की बात कैसे कर रहा है, और लोगों ने अलग अलग ढंग से उसको देखना भी प्रारंभ किया। एक सेक्शन तो ये भी कह रहा था कि शायद मुलायम सिंह यादव की उम्र अब बहुत हो गई है और हो सकता है कि उम्र की वजह से इन चीजों को वो बहुत राजनीतिक स्तर पर नहीं देख पा रहे या समझ नहीं पा रहे हैं, और यूं ही अकस्मात उनके मुंह से इस प्रकार की बातें निकल गई हैं। इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह भी तय है कि मुलायम सिंह यादव अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसके राजनीतिक संकेत विपक्षी पार्टियों में या देश में कुछ और चला गया कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक और मैं उदाहरण यहाँ आपके सामने रखना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब ये नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और किस प्रकार से मंच पे मुलायम सिंह यादव ने कुछ कान में कानाफूसी की नरेंद्र मोदी जी से और अखिलेश को भी मिलाया, तो उस समय भी कुछ लोगों को लगा कि ये क्या है, ये कौन सी राजनीति है, आखिर मुलायम सिंह यादव जैसे कद के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसे भी लोगों ने बहुत तरह से देखा। लेकिन आखिरकार एक बात तो बहुत आवश्यक है कहनी कि कभी भी समाजवादी पार्टी ने किसी प्रकार का संघ या जो भारतीय जनता पार्टी है उससे कोई राजनीतिक समझौता तो नहीं किया। ये बात तो बहुत साफ कही जा सकती है कि कोई भी इस प्रकार का राजनीतिक समझौता उन्होंने नहीं किया, और अपनी राजनीति के बावजूद विपक्षी राजनीति में एक मजबूत स्तंभ के रूप में वो थे। आज भी उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत ही नहीं, सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी है।
तो ये तो समझा जा सकता है कि उनकी राजनीति कभी भी इस प्रकार की नहीं रही। दूसरी बात, जहां तक राम मंदिर और तमाम का सवाल है, आप जानते हैं कि उस प्रकार से मुलायम सिंह यादव को यही भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग जो हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं वो मुल्ला मुलायम भी कहा करते थे। यानी कि एक प्रकार से ये तो मुसलमानों के साथ हैं, मुल्लाओं के साथ हैं, इनकी जो राजनीति है वो इस प्रकार की राजनीति है। तो अब सोच लिए कि यही संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार का आरोप भी लगाते थे। उन पर राम मंदिर के समर्थकों को दमित करने का भी आरोप लगाया गया और प्रोजेक्ट किया गया कि ये बेसिकली एंटी हिंदू हैं या हिंदू के विरोधी हैं, मुसलमानों के हिमायती और पक्षधर हैं। तो अब आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ऐसी ही रही है। वो इस प्रकार से निशाना साधते हैं और कभी लगता है कि कुछ संभावनाएं दिख जाएं तो उसको भी तलाशने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि चाहे पिछड़ी जातियां हों, आदिवासी हों या दलित नेता हों या दलित समूह, उसके कुछ नेताओं को प्रमुखता दे करके वो उस समुदाय विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। ये भी तय है कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान दे करके एक कोशिश है ये संदेश देने की कि विपक्षी पार्टियों में अगर कोई नेता इस कद का है तो भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करना चाहती है, सरकार के द्वारा दिए गए सम्मान के द्वारा उन्हें दुनिया के सामने स्थापित करना चाहती है। तो ये भी है। तो कहीं ना कहीं एक निशाना तो ये है कि विपक्ष के बीच में एक कंफ्यूजन भी पैदा किया जाए, पिछड़ी जातियों में ये संदेश भी दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों के नेताओं का या अन्य जो विभिन्न समुदाय हैं उनके नेताओं का भी वो सम्मान करती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और वोट की राजनीति से कतई से अलग करके देखा नहीं जा सकता, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आप जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कई बार असंभव को संभव बनाने की जो है प्रवृत्तियां भी देखी जाती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति असंभव को संभव बनाने की प्रक्रिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये निशाना अपना साधने की कोशिश कर रही है। एक और बात जो इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि चूंकि मुलायम सिंह परिवार में परिवार के अंदर जो फूट देखी गई थी और जिस प्रकार से फूट लोगों के और ऐसा लगने लगा कि अखिलेश ने जिस प्रकार से अपने पिता को हटा करके वो खुद अध्यक्ष बने और उन्हें संरक्षक और ये तमाम जो भी बनाया था, तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी है कि भाई परिवार में, और आप जानते हैं कि अपर्णा यादव वगैरह जो हैं, जो मुलायम सिंह के एक और बहू हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। तो ये इन बातों को भी समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम परिस्थितियों को और खास करके ओबीसी और ओबीसी में भी कुछ कुछ यादव जाति को भी प्रभावित करने के लिए इस प्रकार का फैसला उन्होंने किया है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव एक बहुत ही प्रभावित करने वाले राजनीतिज्ञ थे, काफी सम्मानित राजनीतिज्ञ भी थे, लेकिन अंत होते होते कहीं न कहीं कुछ चीजों ने उनकी छवि को भी धूमिल किया था। ये भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। जी, अभी अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़े थे, लगता है उनका कनेक्शन कट गया है, अभी वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, एक सवाल आपसे और है, अभी इस सूची में जो सबसे ज्यादा मुलायम सिंह यादव के बाद एक जो चर्चित नाम है वो है एसएम कृष्णा साहब का, कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा के बाद बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी में अभी वो पहले कांग्रेस में 5 दशक से ज्यादा का उन्होंने समय गुजारा, लंबी उनकी राजनीति है। तो जो सवाल मेरा था कि इस तरीके के पुरस्कारों को राजनीति से कितना जोड़ना चाहिए, तो ठीक उसी तरीके की चर्चा एक कृष्णा साहब को लेकर के भी चल रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी, चूंकि कर्नाटक में चुनाव होने हैं, तो उनके सहारे वहां पर अपनी पैठ को और मजबूत करना चाहती है। तो लेकिन अभी तो फिलहाल उसे कोई कामयाबी कृष्णा जी के शामिल होने के बाद मिलती हुई दिखी नहीं है। तो क्या अब इस पुरस्कार के बाद वो कामयाब हो पाएगी, भाजपा वहां पर जो उसका उद्देश्य है वो पूरा कर पाएगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी राजनीतिक दल जो है अपनी संभावनाओं को ढूंढने की कोशिश करता है। एक बात तो तय है कि एसएम कृष्णा साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, काफी कांग्रेस के सम्मानित नेता थे। आपने खुद कहा कि 5 दशकों तक उनकी राजनीति कांग्रेस में रही, लेकिन अंत में वो जिस प्रकार से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ये भी तो तथ्य है ना। तो आप सोचिए कि अगर वो जिस भी कद के राजनीतिज्ञ रहे हों, लेकिन अंत में तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो निस्संदेह इसमें तो कुछ नया है नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी में गए भी, हो सकता है कि
भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के चुनाव को ध्यान में रख करके ये सोच रही हो कि जो कर्नाटक में एस.एम. कृष्णा के समर्थक हैं या उनको सम्मान की नजरों से देखने वाले लोग हैं, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए इस फैसले से, यानी जी, सरकार के अ, जी, आकर्षित हो। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जहाँ तक मुलायम सिंह और एस.एम. कृष्णा जी का सवाल है, मुलायम सिंह तो समाजवादी पार्टी के थे, विपक्षी पार्टी में रहे। एस.एम. कृष्णा कांग्रेस छवि थी, वो धूमिल हुई थी कि आखिरकार वो भारतीय जनता पार्टी में कैसे चले गए। ठीक है, कांग्रेस में थे, विदेश मंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, तो ये भी समझने की बात है। लेकिन निश्चित रूप से उनकी कोशिश होगी कि कर्नाटका में जो भी सेक्शन, क्योंकि देखिए एक बात तो तय है, कर्नाटका में जो उनकी सरकार है, वह सरकार किस प्रकार से बनी है वो दुनिया के सामने है। उन्हें बहुमत नहीं मिली थी और किस प्रकार से जो है वो कांग्रेस और जनता दल एस के, है ना, विधायकों को तोड़ फोड़ करके, सेवा दिलवा करके बस बहुमत है। जिस जी। मुख्यमंत्री को उन्होंने लाया था उसको भी हटा दिया बाद में, आप जानते हैं। तो खैर ये तय है कि एस.एम. कृष्णा साहब को भी नागरिक सम्मान दिया गया है। अच्छा, शशि शेखर सिंह सर जो बात कह रहे थे उसमें जिस घटना का वो जिक्र कर रहे थे वो साल 2017 की तब की है जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस स्टेज पर मौजूद थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्होंने कान में कुछ कहा था, जिसको लेकर के वो तस्वीर मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब सर्कुलेट हुई, खूब वायरल हुई। बाद में एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए ये बात कही थी कि अगर मैं बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। फिर उन्होंने इसके जवाब में बताया था कि नेताजी ने नरेंद्र मोदी के कान में ये बात कही थी कि मोदी जी जरा संभल कर रहिएगा, ये मेरा बेटा है। दरअसल ये राजनीतिक कटाक्ष था जो अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर उस तस्वीर को लेकर के। खैर आगे बढ़ते हैं। 1990 में जिस वक्त 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा करके और खुद को स्टेब्लिश करने में लगी हुई थी, उस वक्त जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, अयोध्या में लोगों पर गोली चलाई गई, उसकी वो एक घटना थी जहां जिस घटना के जो उसको माना जाता है कि उसने मुलायम सिंह यादव को अल्पसंख्यक समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का नेता बना दिया। जब वोट की बारी आती है तो यादव और मुस्लिम समुदाय को जोड़ा जाता है समाजवादी पार्टी और नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ। वहीं से एक नाम निकला मुल्ला मुलायम, जिस पर अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता कई बार आक्षेप कर चुके हैं कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा अभी प्रोफेसर शमीम साहब भी कह रहे थे इस बात को कि उनको मुल्ला मुलायम तक कहा जाने लगा। तो जब इस तरीके की राजनीति हुई जहां पर हिंदू और मुसलमानों को देखते हुए, हालांकि वो अलग-अलग चीजें हैं, अलग-अलग लोगों का अलग-अलग मानना भी है, अलग-अलग रिपोर्ट्स भी हैं उस बारे में, पर वहां से एक नई राजनीति का जन्म हुआ और उससे समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ने में उसने मदद की जब 1992 में समाजवादी पार्टी बनी। प्रोफेसर शशि शेखर सिंह सर, हम आपके पास आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का आधार जो है, जब समाजवादी पार्टी बनी उसके पहले मुलायम सिंह यादव पूरी तरीके से मुस्लिम समुदाय के नेता बन चुके थे, उनको नेता अपना मान चुका था मुस्लिम समुदाय। तो फिर मुल्ला मुलायम को एक्सेप्ट कर लेने में क्या दिक्कत है? देखिए, भारत में किसी को आप मुल्ला कहें, किसी को साधु कहें, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है। मुलायम सिंह यादव का जो अल्पसंख्यकों के प्रति जो उनका एक स्नेह रहा, अल्पसंख्यकों के लिए जो राजनीति रही है, तो मुल्ला मुलायम कहना उनके लिए फक्र की बात थी, उनके लिए गौरव की बात थी। वो कोई अपमानजनक शब्द नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये थी कि ये दिखाने की वो मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है। और चूंकि हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी या संघ इस प्रकार की जो है राजनीति करती रही है, वो इसी प्रकार की राजनीति करती है कि जैसे ही आपको जो है हिंदुओं के नजरों में गिराने के लिए, हिंदुओं के वोट से आपको काटने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। तो इसमें मैं तो मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि नहीं ये मुल्ला है या ये हैं, तो कम से कम एक समुदाय विशेष के हित के लिए संघर्ष करने वाली उनकी छवि बनती है, और ये छवि उनकी थी।
मैं दो बात यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगा। एक तो ये कि प्रोफेसर शमीम साहब ने जो बात कही है कि 85% या 80% हिंदुओं, भाजपा के साथ 85% या 80% हिंदू नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में उनका मत प्रतिशत देख लीजिए। इसलिए ये कहना कि वो उनके साथ सारे हिंदू हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। हाँ, हिंदुओं में हिंदूवादी राजनीति करके, हिंदुत्व की राजनीति करके उन्होंने धीरे धीरे उनको पोलराइज किया है। एक अच्छी खासी वोट बैंक उन्होंने अपनी बना ली है, ये तय है। लेकिन ये भी तय है कि आज भी हिंदुओं का बहुमत उनके साथ नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का बहुमत इस प्रकार की कट्टरवादी हिंदुत्व की राजनीति के पक्ष में नहीं है। लेकिन चूंकि उनके पास साधन है, संगठन है, मीडिया है और तमाम तरह के पूंजीपतियों की, है ना, पूंजीपतियों की पूंजी है, पैसा है, तो वो इस चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं और अधिकांश लोगों के बीच में ये कोशिश करते हैं कि वही हिंदुत्व की राजनीति करते हैं या हिंदू की राजनीति करते हैं। मंदिर का मामला है, ये तमाम ऐसे मामले हैं। तो मैं तो पहली बात ये क्लियर करना चाहता हूं इस मंच से, राय साहब, कि ये सच्चाई नहीं है कि हिंदू का बहुमत उनके साथ है। एक दूसरी बात, शमीम साहब ने एक बात और कही कि अब तो पार्टियों की विचारधारा नहीं है। देखिए, पार्टियों की आज भी विचारधारा है, बट उन पार्टियों की विचारधारा नहीं हो सकती है जो पार्टियां छोटी पार्टियां हैं या जो व्यक्तिवादी राजनीति को प्रमुखता देती। संघ की राजनीति और संघ की विचारधारा है, वो मुस्लिम विरोधी हैं, वो क्रिश्चियन विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, स्त्री विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, वो उनकी विचारधारा है। दक्षिणपंथी हैं, तमाम तरह के पब्लिक यानी सार्वजनिक उद्यमों को लगातार बेचने की उनकी शुरू से, आप देखेंगे एक जमाने में जब भारतीय जनसंघ पार्टी थी, उन्हें बनिया की पार्टी कहा जाता था। हो सकता है बनिया इस बात को बुरा ना माने, बनिया का मतलब है ट्रेडिंग जो है, यानी कि इस प्रकार के बणिक समाज के द्वारा पैसे और तमाम चीजों के समर्थन से वो पार्टी, तो उनको तो सीधे सीधे कहा जाता था प्रारंभ से। इस प्रकार की, चाहे वो प्लानिंग का मामला हो, चाहे वो सार्वजनिक उद्यमों का मामला हो, इन सब के वो खिलाफ रहे, उनकी मुखालफत लगातार रही। इसलिए उनकी विचारधारा आज भी है, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे अल्पसंख्यकों का मामला हो, चाहे मंदिर का मामला। हाँ, कौन सा मुद्दा या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, राजनीति की है देश में, वो ऐसे नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि एक पार्टी की जो विचारधारा है या पार्टी का जो नेतृत्व है या जिस विचारधारा को वो लेकर के चला है उसमें कोई परिवर्तन होने वाला है। इससे कुछ अच्छे नेताओं की उपस्थिति से इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी वही है, भारतीय जनसंघ वही था और संघ वही है जो 1925 में बना, उसकी विचारधारा वही है। इस देश में वो कहीं न कहीं बहुसंख्यक राजनीति करना चाहती है, मेजोरिटेरियनिज्म को बढ़ावा देना चाहती है। भले मेजोरिटेरियनिज्म में भी हिंदुओं के बीच में दलित विरोधी हैं, आदिवासियों के लिए भी वो लाभ की जो बातें करते हैं वोट के लिए, अभी आपने खुद पसमंदा मुसलमान के विषय में जिक्र किया, ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। और रही बात कि उनकी कोशिश यही होती है कि एक समुदाय विशेष के लोगों के आम हितों के बजाय उस समुदाय विशेष में कुछ प्रभावित लोगों को अपने पक्ष में करके और समुदाय के वोटों को हासिल करने की वो कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति किसी महिला और उसमें भी एक आदिवासी को बनाया जाना भी उसी राजनीति का हिस्सा है, वरना वो तो उनको बनवासी कह देते हैं। आप बनवासी शब्द पर जाइए और आदिवासी शब्द पर जाइए, वो बनवासी हैं। इसलिए इस प्रकार की बातें करना, और बल्कि बनवासी करके उनका संगठन भी है, बनवासी कल्याण और समथिंग, इस प्रकार के संगठन भी बने हुए हैं। तो मैं ये साफ इस यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से उनकी राजनीति जो है वही है जो 1925 की राजनीति थी। हाँ, समय के साथ वोट के लिए ये परिवर्तन होते हैं, इसलिए आज भी उनकी राजनीति में इन बातों को आप आसानी से देख सकते हैं। अब रही बात कि भाई उन्होंने किसी को क्या कहा नहीं कहा, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं ये तय कह सकता हूं पूरी तरह से कि मुलायम सिंह यादव की राजनीति, बहुत सारी आलोचनाएं उनकी होती रही है। आप जानते हैं मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार से गोलियां चलाई गई थी, उन्हीं के कार्यकाल में गोलियां चली थी, वो कई बातें हैं। इतना ही नहीं कि संसद में जो है महिलाओं के आरक्षण को लेकर के उनका विरोध था और वो बार बार कहते थे कि उसमें वो भी थे और भी उस तरह के नेता थे जो उसके पक्षधर नहीं थे। और मजे की बात देखिए, आज तक महिलाओं के आरक्षण का मामला संसद में अटका हुआ है। भले उसमें कहते थे कि ओबीसी की महिलाओं को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर महिलाओं को अगर आरक्षण मिलता है तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं का प्रतिनिधित्व
चुनी हुई विधानसभा हो या लोकसभा, उसमें बैठाएगा। इसका समर्थन किया जाना चाहिए था। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है कि क्या वो पुरुषवादी मानसिकता का परिचायक थी? आप महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी अगर करती है, वो तो महिला विरोधी है। वो एक पितृसत्तात्मक समाज में विश्वास करने वाली पार्टी है। तो उनके विरोध को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये पार्टियां अगर ये विरोध करेंगी, सामाजिक न्याय का अर्थ कुछ समुदाय विशेष के हितों की बात करना मात्र नहीं है। समाज में जो भी वंचित है, जो भी प्रताड़ित है, दलित है, कमजोर है, उनका प्रतिनिधित्व करना सामाजिक न्याय की एक जो व्यापक परिभाषा है उसमें आती है। तो आप कुछ बातों को तो सामाजिक न्याय में अगर सूट कर रहा है तो उसको तो सामाजिक न्याय की तरह परिभाषित कर देते हैं, लेकिन अन्य लोगों को आप परिभाषित उसमें नहीं करते। क्या अल्पसंख्यकों का मुद्दा भी सामाजिक न्याय का मुद्दा है? इसका अर्थ ये होता है कि जो नीचे है, कमजोर है, लगातार उसे मार्जिनलाइज किया गया है, उनको कैसे आप विकास के अवसर दें और विकास की मुख्य धारा में ला करके उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये मांग करना जो है सामाजिक न्याय की एक व्यापक अवधारणा के अंतर्गत आती है। तो मुझे लगता है कि इस बात को समझने की जरूरत है, और किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अगर हम ये कहना चाहेंगे वो हिंदुओं की पार्टी है, तो उसका एडवांटेज उन्हें मिल जाएगा। फिर हिंदुओं से समझेंगे कि जब हमें कहा जा रहा है कि मुनि यानी भारतीय जनता पार्टी उनको समझाने में कामयाब हो सकती है कि देखिए साहब, लोग तो मानते हैं कि हम हिंदुओं की पार्टी है, हम नहीं मानते हैं कि वो हिंदुओं की पार्टी है। हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुत्व राजनीतिक एजेंडा है, और मंदिर और तमाम सारे मुद्दों पर क्या हिंदुओं में वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति नहीं है? वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है? क्या कश्मीर के मुद्दे पर समाजवादियों का प्रारंभ से जयप्रकाश नारायण से लेकर के क्या क्या पोजीशन रहा, दुनिया जानती है। तो तमाम उन मुद्दों पर आप क्या कहेंगे कि वो उनके साथ थे? कभी नहीं थे, कतई नहीं थे। और आज भी जो समाजवादी विचारों को मानने वाले लोग या समाज के वो प्रगतिशील बुद्धिजीवी या समूह के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कतई नकारती है, पूरी तरह से नकारती है, उसमें अधिकांश तो हिंदू ही हैं। इसलिए मैं इस बात को पूरी स्पष्टता के साथ और पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को प्रतिनिधित्व नहीं करती है। हिंदुत्व की जो अवधारणा उसके अंतर्गत आती है, जिसमें मंडल है, जिसमें कमंडल है या मंदिर है या तमाम तरह के मंदिरों में जाकर के बहुत सारे टीके लगा के, और वो बेसिकली ब्राह्मणिकल ऑर्डर, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, जो मनुस्मृति वाली जो स्थितियां हैं, और जो समाज को कहीं ना कहीं एक स्थान में हिंदुओं के बीच में बांट करके रखना चाहती है, क्या उसका समर्थन करती है? अंबेडकर का मूर्ति लगाने से समर्थन नहीं होता। अंबेडकर के अनुरूप वो कहाँ है? भगत सिंह के विचार के अनुरूप वो कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस के विचार के वो अनुरूप कहाँ है? इस बात को समझने की जरूरत है राम प्रकाश जी। धन्यवाद जी। जहां तक बंटवारे की बात हो रही है, जो तमाम वोटों के बंटवारे की बात जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, इन सारे बंटवारों में कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई दिखाई देती है? ये जो बंटवारा, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, मुस्लिम समुदाय का हो, ओबीसी का हो, किसी का भी, इन सबके बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से में क्या आ रहा है? कुछ उसको भी आता हुआ दिखाई दे रहा है? अंतिम जवाब सर। हाँ, देखिए, कांग्रेस की कमजोरी ये है कि उन्होंने संगठन पर ध्यान नहीं दिया। अगर आप चाहते हैं कि जनता तक हम पहुंच पाए, तो संगठन को आप जमीन से, है ना, ऊपर की ओर मजबूत कीजिए। आज भी कांग्रेस को ये करना चाहिए। हो सकता है कि किसी व्यक्तिगत राजनेता की लोकप्रियता के कारण कुछ वक्त के लिए वोट मिल जाए, लेकिन संगठन अगर मजबूत है, अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि बूथ बूथ पर भी जो है ना, बूथ पर भी उनके लोग कार्यकर्ता मौजूद होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी शक्तियों का मुकाबला करना है अगर कांग्रेस को, और कांग्रेस से बहुत उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देकर के उसे परास्त कर सकती है। उसकी अपनी जो पुरानी विरासत है उसको वो ध्यान रखे, जो पुरानी सोच उसकी थी उसको ध्यान रखे, और तो और जो उसका एक पुराना जो सामाजिक वोट बैंक था, आप जानते हैं, अल्पसंख्यक, दलित, और यहाँ तक कि सवर्णों में भी ब्राह्मण और वो सारा, तो एक बड़ा वोट बैंक था और लेगेसी तो थी। तो मुझे लगता है कि जो कमजोरी आई है संगठन का, कमजोर होना, उसको देखें और फिर जन समस्याओं को उठाएं, पूरी मजबूती के साथ उठाएं। और इससे क्या होगा, निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपना चुनाव करवा करके लोकतांत्रिक को जो है अध्यक्ष बनाए हैं, तो निश्चित रूप से एक संदेश तो गया है।
लेकिन ये ऊपरी संदेश है। आप जमीन पे पहुंचिए, धरातल की राजनीति कीजिए, और धरातल की राजनीति करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को परास्त भी कर पाएंगे, और देश के सामने जो ये गंभीर चुनौतियां हैं, समाज के विघटन की और तमाम तरह की, उसका मुकाबला भी हो पाएगा। तो मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस इस देश के हित में है, उसको पहचाने और उसको करे, और पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में पराजित करने के लिए मैदान में उतरे।